वो बोल तो रहा है यार 7 बजे के लिए, लेट हो जाता हूँ यार फिर। वो तो है ही, अगर टाइम तो लगता ही है। अरे बहन चोद किधर गया। क्या हो गया? पीछे वाला को हो गया क्या तुम्हारा? आवाज नहीं आनी चाहिए अब दोबारा। क्या कर रहे थे? प्रोटोजोल डिजीज याद तो करके आए हो ना? बंद करो सब, बोलना शुरू करो। खड़ी हो, खड़ी हो। डाइमिनाजिन एसोचुरेट किसके उपचार में काम में लेते हैं? डाइमिनाजिन एसोचुरेट किसके उपचार में काम में लेते हैं? डाइमिनाजिन एसोचुरेट किसके उपचार में काम में लेते हैं? आवाज नहीं आई अभी तक तेरी। कीटोसिस मेटाबॉलिक डिजीज है या प्रोटोजोल डिजीज है? तो मेटाबॉलिक डिजीज में काम में लेते हैं क्या एंटी प्रोटोजोल? लेते हैं क्या काम में? खड़ी हो। डाइमिनाजिन एसोचुरेट किसके उपचार में काम में लेते हैं? बबीशियोसिस के अंदर। तो थिलेरियोसिस में क्या लगाएगी? खड़े हो सर। हाँ इधर, पीछे वाले, बैठ नीचे। खड़ा हो जा। अरे पीछे छुपने से क्या होगा जो? इधर वाला, खड़ा हो। बता। डाइमिनाजिन एसोचुरेट का उपयोग कौन से रोग के उपचार में करते हैं? बोलो सर। ऐसे तो बहुत बोलते हो तुम क्लास के अंदर आते ही। कल से अगर क्लास के अंदर यहाँ पर आने के बाद में अगर किसी की आवाज आई, क्लास के अंदर नहीं बैठने दूंगा उसको मैं। सोच समझ के आना। नीचे से क्लास अगर ऊपर आएगी तो चुपचाप आओगे, और यहां से जाओगे उस टाइम भी चुपचाप जाओगे। आवाज जिसकी भी आ गई ना और मैंने देख लिया, तो याद रखना क्लास के अंदर नहीं बैठेगा वो, और पूरी मेडिसिन की क्लास में नहीं बैठेगा। बैठो सब। ध्यान रखना, मेरे को बताना कौन। प्रोटोजोल डिजीज की बात कर रहे थे, प्रोटोजोल डिजीज के अंदर सबसे पहले बबेशियोसिस पढ़ा था। इटियोलॉजी या कारण के अंदर क्या लिखा था? बबेशिया बाइजोमाइना। इसके अलावा बबेशिया बोविसिया, बबेशिया डाइवर्जेंस। लक्षणों के अंदर अपन ने लिखा था हीमोग्लोबिन यूरिया। हाई टेम्परेचर के साथ में अगर हीमोग्लोबिन यूरिया आ रहा है तो हम ये कंफर्मेटिव मान के चलते हैं कि कौन सी डिजीज हुई है, बबेशियोसिस। ट्रीटमेंट के अंदर लिखा था अपन ने डाइमिनाजिन एसिटेट या बेरेनिल। दूसरे नंबर पे लिखा थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस के अंदर थिलेरिया पर्वा, एनुलाटा और म्यूटान्स, तीन नाम लिखे थे। और बेसिकली ये कैटल के अंदर और उनके बछड़ों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। स्पेसिफिक सिम्टम की अगर बात करते हैं तो प्री स्कोपुलर लिम्फ नोड में सूजन आती है, और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ब्यूपरवाक्यूनोन। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे लिखा अपन ने ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस का कारण लिखा था अपन ने ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई। और खोज किसने करी थी? ग्रिफिथ इवांस ने इसकी खोज करी थी। किसके अंदर होता है? ऊंट के अंदर। ऊंटों के अलावा घोड़े के अंदर। अन्य नाम के अंदर इसको सर्रा और तिबरसा भी कहा था।
पायरोप्लाज्मोसिस किसको कहा था? पायरोप्लाज्मोसिस, बबेशियोसिस, मेडिटेरियन फीवर, फिलेरियोसिस, ईस्ट कोस्ट फीवर, फिलेरियोसिस। सही है क्या? बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया किसके अंदर? घोड़े के अंदर। तीन ही लिखी थी। नेक्स्ट लिखो लीशमानियासिस। लीशमानियोसिस। प्रोटोजोल डिजीज चल रही है अभी भी। लीशमानियोसिस। लिख लिया। लीशमानियोसिस की अगर बात करते हैं तो डॉग के अंदर और ह्यूमन के अंदर में होता है। डॉग से ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन से डॉग में हो सकता है, इसलिए इसको जेनोटिक डिजीज भी मान सकते हो। इटियोलॉजी या कारण की अगर बात करते हैं तो नाम आता है लीशमानिया डोनोवानी, और दूसरा नाम आता है लीशमानिया ट्रोपिका। क्या नाम आता है? लेशमानिया डोनोवानी है और लीशमानिया ट्रोपिका। वाहक की अगर बात करते हैं इसको फैलाने के लिए, फ्लेबोटेमस सैंड फ्लाई इसके वाहक के रूप में काम करती है। लीशमानिया डोनियामोनी की अगर बात करते हैं तो ये क्यूटेनियस फॉर्म है, और ये विसरल फॉर्म। मानव की अगर बात करते हैं तो मानव में इसे काला आजार क्या बोलते हैं, या फिर डम डम फीवर किसके अंदर बोलेंगे? मानव के अंदर। तो लीशमानियासिस की अगर बात करते हैं तो डॉग एंड ह्यूमन के अंदर होता है। ह्यूमन के अंदर इसको काला आजार या डमडम फीवर कहते हैं, जोनोटिक डिजीज है। दो कारण है हमारे पास में, एक तो लीशमानिया डोनेवानी और लीशमानिया ट्रोपिका। लीशमानिया डोनेवानी बेसिकली क्यूटेनियस फॉर्म है, त्वचा से रिलेटेड साइन आएंगे। विसरल फॉर्म के अंदर इंटरनल ऑर्गन भी अफेक्टेड रहेंगे। और अगर बात करते हैं वहां की तो फ्लेबोटेमस मक्खी, है ना, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, इसके द्वारा फैलेगा ये। लिखिए। ये विसरल है और ये क्यूटेनियस।
क्यूटेनियस फोम को एक और नाम देते हैं ओरिएंटल सोर। बुक्स में दे रखा है इसलिए लिखवा दिया, बाकी आपके 3 ही पूछे जाएंगे, बबीशियोसिस, फिलेरियोसिस और ट्रिप्नोसोमियासिस। ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओरिएंटल सोर, फ्लेबोटेमस। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो एनाप्लाज्मोसिस। प्रोटोजोल डिजीज चल रही है अभी भी। लिख लिया सबने। एनाप्लाज्मोसिस। प्रोटोजो और बैक्टीरिया के बीच की स्ट्रक्चर अगर मानी जाए तो वो होती है रिकेट्सिया। क्या होता है? हमारे से पूछा था रिकेट्सियल डिजीज कौन सी है? एनाप्लाज्मोसिस, रिकेट्सियल डिजीज। दो नाम आते हैं कारण के अंदर, एनाप्लाज्मा मार्जिनल, और दूसरा नाम आता है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। पहले नंबर पे तो कौन सा है? एनाप्लाज्मा मार्जिनल, और दूसरा नाम एनाप्लाज्मा सेंट्रल। मार्जिन और सेंट्रल, मार्जिन किनारों की तरफ और सेंट्रल यानी बीच में। ये बेसिकली आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो आरबीसी के किनारों पर रहती है। कहां पर रहेगी? किनारों पर यानी मार्जिन के ऊपर। और ये आरबीसी के सेंटर में। एनाप्लाज्मा मार्जिनल बेसिकली रोग उत्पन्न करता है गाय भैंस के अंदर। किसके अंदर? कैटल बफेलो में। जबकि एनाप्लाज्मा सेंट्रल करता है भेड़ बकरी के अंदर। किसके अंदर? शीप गोट के अंदर। नाम नाम याद रखना। और याद रखना रिकेट्सियल डिजीज है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से रिकेट्सियल डिजीज कौन सी है? बबेशियोसिस और थिलेरियोसिस और ट्रिप्नोसोमियासिस या एनाप्लाज्मोसिस, कौन सी रहेगी? लिखिए। ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं इमिडोकार्ब, हाइड्रोक्लोराइड, 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से।
लिख लिया सबने? सर बोल के गए कि 8 बजे तक क्लास लेनी है तुम्हारी। लिखना शुरू करो। अब पूछा थोड़ी तुम्हारे से कि भाई हाँ कितने बजे तक लेनी है, पूछा है क्या तुम्हारे से? यहाँ पर हमारी जो प्रोटोजोल डिजीज और रिकेट्सियल डिजीज है वो होती है, हेडिंग डालो वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। पहला नाम लिखोगे एफएमडी। पूरा नाम क्या है? खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग। लिख लिया? देखते जाओ इधर। सबसे पहले बात करते हैं तो कारण तो आपको पता ही है, वायरस। ठीक है, वायरस का नाम है एप्थस वायरस। क्या नाम है? एप्थस वायरस। और इसकी फैमिली का नाम है पिकोरनाविडी। क्या नाम है? पिकोरनाविरिडी। कई बार इसे एप्थस वायरस ना बोलकर पिकोरना वायरस भी कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसकी फैमिली कौन सी है? एप्थस वायरस की अगर बात करते हैं तो इसके 7 रूप पाए जाते हैं। कितने रूप? रूप को हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? 7 स्ट्रेनों के अंदर ओ ए सी एशिया 1, इसके अलावा सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये 7 रूप पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इनमें से भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से मिलेंगे? एशिया 1। और अफ्रीका में? एसएटी में सेट 1 के अंदर सेट का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीकन, फिर टेरिटरी। क्या आता है? टेरिटरी। तो साउथ अफ्रीका के जो एरिया हैं उनके अंदर पाए गए हैं, इसलिए इनको नाम दिए गए सेट 1 2 3। तो ये अपने यहाँ पर भारत के अंदर तो पाए ही नहीं जाते। भारत के अंदर सिर्फ मिलेंगे आपको ओएसी एशिया 1। पूछा था भारत में भी सर्वाधिक कौन सा मिलता है? भारत में सर्वाधिक ओ स्ट्रेन मिलता है। कौन से वाला? याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला ओ भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा भारत के अंदर एफएमडी किसके कारण होती है? ओ स्ट्रेन के कारण। अन्य नामों की अगर बात करते हैं एफएमडी के, एप्थस वायरस के कारण होने के कारण इसको एप्थस फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा मोरेन डिजीज भी कहते हैं। लक्षणों की अगर बात करते हैं इसके अंदर, बैक्टीरियल डिजीज है तो हाई टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा। वायरल डिजीज है तो 104 105 के आसपास। देखना, किसी भी बीमारी के अंदर आपको ये टेम्परेचर देके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये टेम्परेचर कौन सी बीमारी के अंदर आता है, क्योंकि टेम्परेचर स्पेसिफिक है ही नहीं। बैक्टीरियल डिजीज है तो भी टेम्परेचर है, वायरल है तो भी टेम्परेचर है, प्रोटोजोअल है तो भी टेम्परेचर है। ठीक है ना? तो टेम्परेचर स्पेसिफिक है नहीं, ये मान के चलते हैं प्रोटोजोअल डिजीज के अंदर सबसे अधिक टेम्परेचर, वायरल के अंदर उससे कम, बैक्टीरियल के अंदर उससे कम टेम्परेचर मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। वो रहता है 7 से 14 दिन। कितने दिन का? लक्षणों की अगर बात करते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं, जिनको हम वेसिकल्स
ये अल्सर बोलते हैं। लगातार लार का श्रावण होगा, का स्त्रावण होगा, उसके बाद के अंदर खुरों में भी घाव हो जाएंगे, और मक्खियों के बैठने से, कौन से घाव होते हैं? मैगट वुंड। मैगट वुंड का दूसरा नाम क्या है? ट्रोमेटिक माइसिस। ठीक है, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। दो टर्म काम में लेते हैं हम। एक तो होती है मोर्बिडिटी, और एक होती है मोर्टिलिटी। मोर्बिडिटी को हम बोलते हैं संक्रमण दर। कौन सी दर? और मोर्टिलिटी को बोलते हैं मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? ठीक है, मान लो अगर किसी बाड़े के किसी एक पशु के अंदर एफएमडी हो गई, तो बाड़े के कितने प्रतिशत पशुओं को इन्फेक्टेड कर सकता है, ये तो उसकी मोर्बिडिटी है। और मान लो एक पशु मर गया और उसके साथ साथ कितने प्रतिशत पशु मर गए, वो उसकी मोर्टिलिटी है। मान लो 100 पशु एफएमडी से संक्रमित हुए, उनमें से कितने परसेंट मर गए, ये तो उसकी मोर्टिलिटी है। और एक पशु के द्वारा जितने पशुओं के संपर्क में आया, उनमें से कितनों के अंदर एफएमडी कर सकता है, वो उसकी मोर्बिडिटी है। एफएमडी के अंदर मोर्बिडिटी की अगर बात करते हैं तो ये 100% है। कितनी है? कि अगर किसी बाड़े के अंदर अगर एक में एफएमडी आ गई, तो इसका मतलब ये मान के चलना बाड़े के सभी पशुओं के अंदर एफएमडी आनी आनी है। मोर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये लगभग 5% के आसपास, रेंज की अगर बात करें तो 5 से 10% के आसपास ही होती है। यानी कि लार्ज एनिमल के अंदर डेथ रेट बहुत कम है इसके अंदर, है ना? तो डेथ रेट तो कम है, मृत्यु तो होती नहीं है। लेकिन जानवर और हम खुद इतने दुखी हो चुके होते हैं कि हमारे को लगता है कि बढ़ने दो, क्या परेशानी है। शुरुआत अगर बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर के साथ में मुंह से लार आना शुरू होगा, और लार भी ऐसे रस्सी जैसे लटकती हुई रहेगी, क्योंकि मुंह के अंदर वेसिकल से छालों का निर्माण हो जाएगा। जलन रहेगी। पशु सूखा चारा खाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि सूखा चारा जब खाएगा तो वो चारे के जो दोनों किनारे हैं वो छालों के अंदर जाकर चुभेंगे, जिसकी वजह से वो खाएगा नहीं। वो हरे चारे को प्रेफरेंस देगा कि हरा अगर डाला हुआ है तो मैं खा लूंगा, वरना सूखा मेरे से खाया नहीं जाएगा। पहला लक्षण। दूसरे लक्षणों की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे पैरों से चलने में परेशानी होती है, क्योंकि जहां पर खुर जुड़ता है स्किन से, है ना? हमने खुर के 3 भाग लिखे थे, नाम है पेरियोपल, वाल और सोल। तो बेसिकली जो पेरियोपल वाला एरिया है, वहां पर इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन आ जाती है। तो जानवर को चलते टाइम खुरों की वजह से दर्द महसूस होता है, और वहां पर फिर खून निकलने की वजह से मक्खियां बैठती है और मैगट पड़ जाते हैं। कितनी कोशिश कर ले, जब तक इसका टाइम नहीं होगा तब तक ये ठीक होगा ही नहीं। इनक्यूबेशन पीरियड लिखा अपन ने यहाँ पर 7 से 14 दिन। और इतने तो सिम्टम रहेंगे ही रहेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है टाइम पीरियड हमारे पास में। तो मोर्बिडिटी की अगर बात करते हैं तो वो तो 100% है, और मोर्टिलिटी की अगर बात करते हैं तो 5 से 10%। याद रखना, अगर 3 महीने से छोटा काफ है ना, उसको उसका भगवान भी नहीं बचा सकता, उसको तो जाना ही पड़ेगा अगर एफएमडी हो गई है तो। होगा कुछ नहीं, सिंपल सा। गाय का एफएमडी का ट्रीटमेंट करने आए थे, फिर 2 दिन बाद में ओनर का फोन आता है सुबह सुबह कि यार बछड़ा भी थोड़ा सा बीमार हो रहा है, हल्का सा बुखार है इसके अंदर, आप पहुंचोगे तब तक सलट जाएगा। ना तो कोई एफएमडी वाले लक्षण आएंगे, ना और कुछ होगा उसके अंदर, वो मर जाएगा बस वो, इतना। वहां पर मरने की बात करते हैं तो काफ के अंदर बेसिकली स्पेसिफिक साइन आता है, जिसको बोलते हैं टाइगर हार्ट अपीयरेंस। कौन से अपीयरेंस? टाइगर हार्ट अपीयरेंस। ये आपको दिखाई देती है पोस्टमार्टम करने पर। इसके अंदर पोस्टमार्टम करने में। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो कोई काफ है जिसका पोस्टमार्टम किया और उसके अंदर अगर टाइगर हार्ट अपीयरेंस मिलती है, इसका मतलब कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है कि वो किससे मरा है, एफएमडी की वजह से। तो लार्ज एनिमल के अंदर तो मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन स्मॉल एनिमल के अंदर ये मृत्यु दर काफी ज्यादा है। और बेसिकली ये जो टाइगर हार्ट अपीयरेंस आती है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। यानी कि मायोकार्डियम के अंदर बेसिकली नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम प्रॉपर धड़क नहीं पाती, और हार्ट अटैक आने की वजह से हमारा काफ मर जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर हार्ट अपीयरेंस किसके अंदर पाई जाती है, तो एफएमडी के केस के अंदर। ठीक है, लक्षणों से अपन पता लगा ही लेंगे। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में वायरल डिजीज के अंदर अभी तक कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास में उपचार है नहीं, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग हम पशुओं के अंदर करते ही नहीं है। लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम करते हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। लेकिन इसके अलावा मुंह के छालों के लिए कर सकते हैं हम 1% KMnO4।
क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर लाल दवा, इसका उपयोग कर सकते हो। या फिर आप ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हो। आपको पता है ग्लिसरीन छालों पे लगाते हैं। इसके अलावा 1% CuSO4, CuSO4 का मतलब ये भी एज एंटीसेप्टिक काम करता है, तो इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं खुरों को धोने के लिए। खुरों को धोने के लिए यूज करते हैं हम 1 से 2% फिनाइल का। किसका उपयोग करते हैं? फिनाइल का। सर्जरी जब पड़ी थी तो उस टाइम हमने कहा था कि फिनाइल डिसइंफेक्टेंट के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग सजीव सतह पे नहीं करते। किसके ऊपर करते हैं? निर्जीव सतह। लेकिन एफएमडी के केस के अंदर खुरों को धोने के लिए इस फिनाइल का उपयोग किया जा सकता है। सांद्रता कितनी रखनी है हमारे को? दोनों में से अगर रखना हो तो 1% इसके अंदर से। रेंज की बात करते हैं तो 1 से 2% है, वरना 1%। किसका यूज करेंगे? फिनाइल का। तो फिनाइल का उपयोग मुंह के छालों के लिए नहीं किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? ठीक है। एफएमडी से अगर प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं, बचाव की अगर बात करते हैं, तो हम लगाते हैं एफएमडी वैक्सीन। क्या लगाते हैं? डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है। एफएमडी वैक्सीन बेसिकली एक योजना की तरफ लगाई जा रही है जिसका नाम है एनएडीसीपी। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। नेशनल एनिमल कंट्रोल प्रोग्राम। एनएडीसीपी के अंतर्गत इस एफएमडी का टीकाकरण कर रहे हैं वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। कितने माह के अंतराल पर? 6 माह के अंतराल पर। एफएमडी के अलावा एनएडीसीपी के अंतर्गत कौन सी दूसरी बीमारी है? कौन सी है की बात करते हैं तो एनएडीसीपी के अंदर एफएमडी तो है ही है, प्लस साथ में कौन कौन सी है? ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस के भी टीके लगा रहे हैं हम। प्रथम टीकाकरण की अगर बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर कोई बछड़ा है उसके अंदर आप पहली बार टीकाकरण करना चाह रहे हो, तो उस केस के अंदर वो आयु रहेगी 3 से 4 माह। कितने माह पे? तो बछड़ा है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 3 महीने तक या 4 महीने तक तो अपन टीका लगाएंगे नहीं। उसके बाद में फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन करेंगे और इसके बाद में लगाएंगे बूस्टर डोज। कौन सी डोज? बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज प्रथम टीकाकरण के 1 माह बाद, प्रथम टीकाकरण के 1 माह बाद, 1 महीने बाद की एज पे प्रथम टीकाकरण किया है तो 4 महीने पे, 4 महीने की एज पे किया है तो 5 महीने पे। यानी फर्स्ट वैक्सीनेशन जो होगा उसका जस्ट 1 महीने बाद के अंदर क्या करोगे? बूस्टर वैक्सीनेशन करोगे। और फर्स्ट वैक्सीनेशन की आयु क्या रहेगी? 3 से 4 वर्ष। इसके बाद के अंदर आपको रिपीट वैक्सीनेशन करना है, रीवैक्सीनेशन करना है। वो करना आपको हर 6 महीने के अंतराल पर। किसके अंतराल पर? मान लो कोई ओनर है, उसके ना कभी वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं था। अब आप उसके घर पे गए, 2 साल की बच्ची है उसके, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन उसका कब होगा? 2 साल की एज के ऊपर। बूस्टर डोज कब लगेगी? 1 महीने बाद। और रीवैक्सीनेशन ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही डोज लगानी है उस केस के अंदर, फर्स्ट वैक्सीनेशन, और उसके बाद में रीवैक्सीनेशन करोगे 6 महीने बाद में। लार्ज एनिमल के अंदर कभी भी बूस्टर वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। अगर प्रॉपर फर्स्ट वैक्सीनेशन के टाइम पर ही अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो 3 से 4 महीने की एज पे, तभी आपको बूस्टर वैक्सीनेशन की जरूरत है, वरना लार्ज एनिमल के अंदर अगर एज बढ़ जाती है उस केस के अंदर बूस्टर वैक्सीनेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। ठीक है। तो एनआईडीसीपी के अंतर्गत एफएमडी आई है हमारे पास में, ऑनलाइन एंट्री भी करनी पड़ती है इसके टैग नंबर के साथ के अंदर। ऐप के ऊपर पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कब तो आपने अगर काफ ने सेलेक्ट कर लिया आपने कि काफ है, तो काफ के अंदर सिस्टम आपको 1 महीने बाद में कहेगा कि बता लगा इसके अंदर बूस्टर वैक्सीनेशन कब लगाई तूने। और अगर काफ की एज 6 महीने से ज्यादा होगी तो हम उसके अंदर सिर्फ सिंगल वैक्सीनेशन पे ही काम करेंगे अपन। ठीक है। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन की बात करें तो रीवैक्सीनेशन कब करेंगे? 6 माह के अंतराल पे, और बूस्टर वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन के 1 माह बाद। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी की वैक्सीन 6 माह के अंतराल पे लगाते हैं? एफएमडी इकलौती ऐसी बीमारी है जो साल में 2 बार वैक्सीनेशन करवाती है। डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा टेंशन वाला काम हमारे लिए। थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है, पहले से एफएमडी के 2 रुपए लेते थे, फिर 5 रुपए लेने लगे, अब फ्री कर दिया हमने, है ना। तो
पैसे तो नहीं लगते कम से कम, वरना पहले पैसे भी लग जाते थे। तो एफएमडी की अगर बात करते हैं तो एफएमडी एप्थस वायरस या पिकोरना वायरस के कारण होती है। इस वायरस के 7 स्ट्रेन पाए जाते हैं। सबसे पहला ओ, फिर 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 ये चारों को चारों किस में पाए जाएंगे? अफ्रीकन देशों के अंदर सेट 1 2 3। भारत के अंदर सर्वाधिक एफएमडी किसके कारण होगी? अन्य नामों की अगर बात करते हैं तो इसको एप्थस फ्यूर या मुरेन डिजीज भी कहते हैं। लक्षणों की बात करें तो हाई टेम्परेचर मिलेगा, मुंह से रोपी सलाइवेशन, छाले वगैरह, लगातार लार का श्रावण होना, इसको बोलते हैं रोपी सलाइवेशन। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। तो रस्सी के ऊपर रस्सी जैसे मतलब लार शुरू होगी, लटकते लटकते नीचे जमीन तक पहुंच जाएगी, इतनी लंबी बनेगी, तो रोपी सलाइवेशन। खुरों के अंदर घाव हो जाएंगे और मक्खियों के बैठने से मैगट बोन। मॉर्बिडिटी की अगर बात करते हैं तो 100% है संक्रमण दर, मोर्टेलिटी कम है 5 से 10%। टाइगर हट अपीयरेंस पोस्टमार्टम के अंदर मिलेगी, और ये टाइगर हट अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? काफ के अंदर, है ना। लार्ज एनिमल के अंदर तो सिम्टम्स के आधार पर ही मान लेंगे अपन। ट्रीटमेंट के अंदर मुंह के छालों के लिए 1% केवेनोफोर का उपयोग करेंगे, ग्लिसरीन या 1% कॉपर सल्फेट। खुरों को धोने के लिए 1 से 2% फिनाइल का। खुरों को अगर पीपी से धोना चाहते हो तो 4% घोल काम में लेना है। कितना परसेंट? आगे बात करते हैं तो बचाव के लिए एफएमडी वैक्सीन है, एनएडीसीबी प्रोग्राम है, 2 बार लगाना है। फर्स्ट वैक्सीनेशन 3 से 4 माह की आयु पर, रीवैक्सीनेशन 1 महीने बाद, और बूस्टर डोज 1 महीने बाद में, और रीवैक्सीनेशन 6 माह के अंतराल पर। दिक्कत यहां तक? एफएमडी को हमने एनएडीसीपी के अंतर्गत किया है, उसका रीजन ये है क्योंकि हम मीट एक्सपोर्ट करते हैं, और मीट एक्सपोर्ट के अंदर जब अगर एफएमडी वायरस आ जाता है तो विदेशी कंट्री वाले लेते नहीं है उस मीट को। अब मीट हमने भेज भी दिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा तो आर्थिक नुकसान हो गया। इस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हमने एनएडीसीपी के अंतर्गत इसको काउंट किया। दूसरा आर्थिक नुकसान है कि अगर किसी पशु के अंदर एक बार एफएमडी हो गई तो वो बेसिकली वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जो पहले कर रहा था। 10 लीटर दूध देने वाली गाय अपनी लाइफ के अंदर 8 7 8 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देगी, चाहे लैक्टेशन बढ़ता क्यों नहीं जाए। तो दोनों नुकसान हुए, प्रोडक्शन कम हो गया, साथ में मीट एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। इस वजह से एफएमडी को एनएडीसीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। कंट्रोल कब तक करना है? 2025। और इरिडिकेशन अगले साल कंट्रोल कर लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। लिखना शुरू करो। बिना बोले लिखोगे? लिख लिया?
लिख लिया। एफएमडी की अगर बात करते हैं तो एफएमडी कंटेजियस या संक्रामक रोग है जो हवा, पानी या संक्रमित चारा के द्वारा फैलती है। इसीलिए एफएमडी को हमने इसकी मोर्बिडिटी रेट कितनी लिखी है? 100%। हवा के द्वारा फैल जाएगी, चारे के द्वारा भी और पानी के द्वारा भी। एफएमडी की अगर बात करते हैं तो एफएमडी क्लोवन फुटेड एनिमल, क्लोवन फुटेड एनिमल क्या होता है ये? जिसके अंदर दो खुर, खुर जो होगा उसके कितने भाग होंगे? दो, यानी कि दो खुर पाए जाएंगे। दो खुर या सम संख्या के अंदर पशु किस किस के अंदर हो सकता है? भेड़, बकरी, घोड़े में होगा क्या? सुअर में हो सकता है। इनके अंदर लिखो, इसके अंदर क्लोवन फुटेड एनिमल में क्लोवन फुटेड एनिमल, क्लोवन फुटेड एनिमल में सर्वाधिक होता है। क्लोवन फुटेड एनिमल में सर्वाधिक होता है। क्लोवन फुटेड एनिमल में सर्वाधिक होता है। क्लोवन फुटेड एनिमल में सर्वाधिक होता है, पहली बात। दूसरी बात लिखो, यह कंटेजियस या संक्रामक रोग है। यह कंटेजियस या संक्रामक रोग है। यह कंटेजियस या संक्रामक रोग है जो हवा, पानी, संक्रमित चारे के द्वारा फैल सकता है। यह कंटेजियस या संक्रामक रोग है जो हवा, पानी तथा दूषित चारे के द्वारा फैल सकता है। दूषित चारे के द्वारा फैल सकता है। ठीक है, फैला दोगे? एफएमडी जूनोटिक है क्या? नहीं है, अभी तक तो नहीं है। जिस टाइम पे जूनोटिक हो जाएगी उस टाइम पे आप मना कर दोगे हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। तो अभी तक तो डिपार्टमेंट कह रहा है तो करना तो पड़ेगा हमारे को। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो।
लिख लिया? किसके बारे में ये सारी बातें? जब तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितने इंजेक्शन लगा लो, है ना। ट्रीटमेंट के अंदर आप इसके अंदर लियोमिजोल को यूज कर सकते हो, जो बेसिकली इम्यूनो स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एंटीबायोटिक लगानी है तो प्लेन एंटीबायोटिक ना काम में लेकर लॉन्ग एंटीबायोटिक आती है, लॉन्ग एक्टिंग, जो लंबे समय तक काम करती है। एक तो प्लेन ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन आता है कि ऑक्सी एल ए आता है 20%, और एनरोफ्लोक्सासिन भी आता है 20%, जिसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो। कम कर ले इसको। दोनों के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग कर सकते हो, 1%। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कौन सी बीमारी के उपचार में करते हो? एसिडोसिस। लिख लिया सबने? लिख लिया?
अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स बुक्स में दे रखी है, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अपना काम भी नहीं है पोस्टमार्टम करने का, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इनके अंदर। एफएमडी से ठीक हुआ पशु पेंटर कहलाता है। पूछ जाती है एफएमडी की सिक्वली, वो है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है हाफना। अगर किसी पशु के अंदर एफएमडी हो जाती है तो उस केस के अंदर ठीक होने के बाद में वो पशु हाँफता रहता है। तो ये सिक्वली है, अब ठीक हो गया सब कुछ, कोई भी लक्षण नहीं है एफएमडी का, लेकिन फिर भी वो हाँफ रहा है। और ये सिक्वली आपको देखने को मिलती है एफएमडी के केस के अंदर। लगातार हाँफने के कारण जो एफएमडी का से ठीक हुआ पशु है उसको क्या नाम देते हैं? पेंटर। ध्यान रखना, PAINT नहीं है कलर करने वाला, ये कौन सा है? हाँफने वाला। लिखो। सिक्वेली का मतलब उस हानिकारक प्रभाव से है जो बीमारी के ठीक होने के बाद में पशु को दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, कैनाइन डिस्टेंपर के अंदर कोरिया, ब्रुसेलोसिस के अंदर ब्रिस्केट इडीमा, ये सिक्वेली है। लिख लिया? एफएमडी के पास में रेंडर पेस्ट सेकेंड वायरल डिजीज।
एफएमडी के बाद में लिखोगे रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट लिख लिया। सेकंड नंबर पे आती है रिंडरपेस्ट। क्या बोलते हो आप इसे? पशु माता, बोवाइन टाइफस। कारण की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? मोरबिली वायरस। फैमिली का नाम है पैरामिक्सोविरिडी। तो कई बार मोरबिली वायरस नहीं दे रखा हो तो फिर क्या करके आओगे? पैरामिक्सो वायरस। प्रायोरिटी किसको देगा? मोरबिली वायरस को दोगे। ठीक है। रिंडरपेस्ट की अगर बात करते हैं तो रिंडरपेस्ट बेसिकली ये भी कंटेजियस डिजीज है। किस किस के अंदर होती है? सभी रूमिनेंट्स के अंदर और पिग में। लक्षणों की अगर बात करते हैं, वही हाई टेम्परेचर है, लगातार बना रहेगा। एक विशेष लक्षण आता है जिसको बोलते हैं शूटिंग डायरिया। कौन सा डायरिया? शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या होता है? गोली, गोली चलाना। तो गोली की तरह डायरिया, क्योंकि फ्लूइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है इसके अंदर। इसके अलावा मुंह में नेक्रोटिक अल्सर, ये भी आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं? रिंडरपेस्ट के केस के अंदर। तो ये तो लक्षणों की बारी हो गई, ये इसका कारण हो गया। बचाव के लिए फिर से क्या लगाओगे? वैक्सीन। आरपी वैक्सीन लगाते हैं। कौन सी वाली? एक्सटेंशन याद है ना? रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम, पशु माता रोग उन्मूलन कार्यक्रम। पढ़ा था ना? कब शुरुआत हुई थी? कब में? बोलो दीपू सर। 1992। भारत कब मुक्त हुआ? 2011। लट लेके आओ रे। भारत 2011 में हुआ तो विश्व में कब हुआ? है ना? तो गलत क्या है ना, धीरे बोलना चाहिए। तो 2006 के अंदर तो रेडिकेशन हुआ भारत के अंदर से और विश्व के अंदर से। याद रखने के लिए वापस से, पशु माता रोग उन्मूलन कार्यक्रम। शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 1992। भारत से मुक्त 2006 और विश्व से उन्मूलन 2011। याद रखोगे इतना सा, लिखना शुरू करो।
सूगलिया डिजीज किसे कहते हैं? एफएमडी को। सूगलिया, है ना? जैसे तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी होती है तो मम्मी बोलते हैं ना, सूग लो चगाई। नहीं बोलते? बहुत अच्छे हो आप तो। नेक्रोटिक अल्सर कैसे होता है? नेक्रोटिक अल्सर बेसिकली व्हाइट कलर के अल्सर होते हैं जिसके अंदर ऊपर वाली लेयर है ना वो डेड हो जाती है, और जब तक वो डेड लेयर हटेगी नहीं तब तक वो अल्सर ठीक नहीं होगा। सर्जरी के अंदर पढ़ा है हमने कि सबसे धीरे ठीक होने वाले घाव कौन से होते हैं, इसीलिए। नेक्रोटिक अल्सर यानी ऐसा अल्सर जिसके अंदर नेक्रोसिस हो गया है। लक्षणों के अंदर बहुत कुछ लिख सकते हैं हम डिटेल्स, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितना लिख दिया उतना बहुत है हमारे लिए। लिख लिया? अरे क्या हो गया पीछे वालों तुम्हारा? क्या हुआ सर? सर आरएनए वायरस कौन सा है? आपका लेवल नहीं है इतना कि आप डीएनए आरएनए कर सको। जेनेटिक्स बहुत है उसके लिए, है ना? डीएनए आरएनए खेलने के लिए वहीं पर खेल लेना। पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात करते हैं इसके अंदर, जो पोस्टमार्टम के अंदर देखने को मिलती है। कोलन और रेक्टम में जेब्रा मार्किंग स्पेसिफिक है रिंडरपेस्ट के केस के अंदर, और कहीं आपको देखने नहीं मिलती। टाइगर हर्ट पाया जाना एफएमडी की विशेषता है, और जेब्रा मार्किंग रिंडरपेस्ट की विशेषता। सर वैक्सीन को सब कट लगाते हैं ना? हाँ बिल्कुल सब कट लगाते हैं। सब कट लगाएंगे, और 3 वर्ष में एक बार लगाएंगे। एक बार लगा दिया तो 3 साल के लिए फ्री हो आप। यहीं पे नोट डाल के लिखना है एफएमडी के केस में डीप आईएम। आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर,
मिड नेक रीजन में। नोट डाल के लिखना है एफएमडी के लिए। लिख लिया। तीसरे नंबर पर लिखो रेबीज। तीन वर्ष में एक बार लगा रहे थे इसीलिए कंट्रोल हो गया। एफएमडी साल में 2 बार हमसे लग ही नहीं रहा, इसलिए अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। रेबीज लिख लिया। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोला जाता है लाइसा। क्या बोला जाता है? दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, जिसको आप जलातंका भी कहते हो, जल का आतंक। इसके अलावा इसको एलार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलार्क। हाइड्रोफोबिया जलातंका का मतलब है, हाइड्रोफोबिया का सिंपल मतलब होता है पानी से डरना। आपको ऐसा लगता है कि कुत्ते को पानी से डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुत्ता है वो, कुत्ता, वो भी पागल कुत्ता। लगता है आपको पानी से डरेगा वो? नहीं। बेसिकली उसकी जबड़े की जो मेसेटर मसल्स होती हैं, जिनके अंदर पैरालिसिस आ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी को कोशिश करता है पीने की, लेकिन पी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सक्शन नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता उसको अंदर। तो आपको लगता है कि पानी नहीं पी रहा है, इसका मतलब इसको डर लग रहा है, जबकि हकीकत के अंदर उसके मेसेटर मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? पैरालिसिस। ठीक है, पता ही है आपको, जानते ही हो। कैसी बीमारी है? जोनोटिक डिजीज है। कौन से तंत्र को प्रभावित करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। वाहक की अगर बात करते हैं, वैम्पायर बैट, चमगादड़ होता है ना, वो इसके वाहक के रूप में काम करता है, और सामान्य रूप से ये कुत्ते की लार के अंदर पाया जाता है। डॉग की लार में क्या उपस्थित होता है? कारण की अगर बात करते हैं, एटियोलॉजी की, तो लाइसा वायरस भी बोलते हैं इसको, ओप रेब्डोविरिडी। और रेब्डोविरिडी फैमिली होने के कारण इसको रेब्डो वायरस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेब्डो वायरस की अगर बात करते हैं, तो इसका जो आकार होता है वो गोली के समान होता है। कैसा होता है? बुलेट शेप वायरस।
आपसे पूछा था बंदूक की गोली के समान आकार किसका होता है? रेप्डोवायरस। बेसिकली इसकी दो फॉर्म पाई जाती है, एक तो डम फॉर्म और पैरालाइटिक फॉर्म। लक्षणों की अगर बात करें तो दो फॉर्म। पहले नंबर पे आती है डम फॉर्म, दूसरे नंबर पे आती है पैरालाइटिक फॉर्म। डम फॉर्म के अंदर तो बेसिकली पागलपन जैसे लक्षण, काटना, बाइटिंग वो किसके अंदर करेगा? डम फॉर्म के अंदर। जो कुछ मिल गया रास्ते के अंदर, आप मिल गए तो आपको, गाय मिल गई तो सबको काट लेगा ये। पैरालाइटिक फॉर्म के अंदर मैसेटर मसल्स के अंदर पैरालिसिस आता है, पैरालिसिस, जिसके कारण पानी नहीं पी सकता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक होने के चांसेस हैं क्या? नहीं है, मरना पड़ेगा। डेथ किसके कारण? श्वसन अंगों में पैरालिसिस होने के कारण, होने के कारण। डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं, निदान की, कौन सी बॉडीज पाई जाती है? नेग्री बॉडीज। कहां पर पाई जाती है? हिप्पोकैम्पस में। किसके हिप्पोकैम्पस में? डॉग के अंदर। ये नौगरी बॉडीज पाई जाती है पुरकिंजे तंतुओं में। अगर किसके अंदर होती है? कैटल के अंदर होती है। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई हाँ, नेगरी बॉडीज किसके अंदर पाई जाती है? किसके अंदर? रोग, रोग, रेबीज। बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं। है ना, कहां पर होती है, किस में होती है, इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं तो सोल्व कर लेना, बाकी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ इतना याद रखोगे कि नेगरी बॉडीज पाई कौन से रोग में जाती है? रेबीज के अंदर। रेबीज की अगर बात कर सकते हैं तो बचाव के लिए आप क्या करते हो? वैक्सीनेशन। डॉग में फर्स्ट वैक्सीनेशन कब करता है? हिसाब से तो करना चाहिए 3 माह की एज पर। बूस्टर वैक्सीनेशन कब करोगे? 1 माह बाद। और रीवैक्सीनेशन? एफएमडी थोड़ी जो 6 माह बाद में करोगे, 1 साल के अंतराल पर। किस अंतराल पर? 1 साल के अंतराल पर। एफएमडी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन भी किया जाता है। कौन सा वैक्सीनेशन? कुत्ता आपको खा लिया, आपको फिर भी टीके लगा सकते हैं। कितने कितने दिन पे लगाएंगे? 90 डेज के ऊपर। जीरो काउंट करेंगे जिस दिन कुत्ता काटा है, उससे फिर तीसरा दिन, उससे फिर 7वां दिन, उससे 14वां, उससे 28वां और उससे 90। ऐसा मत करना कि 3 दिन, तीसरे दिन के बाद में 7वें दिन, फिर उसके बाद के अंदर 14वां 18वां दिन। ऐसा नहीं, काउंट करेंगे अपन फर्स्ट डे, जीरो डे उसको काउंट करेंगे जिस दिन आपको कुत्ता पोस्ट वाइट वैक्सीनेशन। और किसी के अंदर नहीं होता, सिर्फ रेबीज के केस के अंदर ही करते हैं, और किसी में नहीं होगा। याद रख लोगे? लिखिए सर। क्या? दिन गिन लो, 6 टीके लगाए हैं सर। जीरो डे पे लगाया है, ऐसा थोड़ी कि आधा निकाल लिया और आधा लगा दिया। क्या? 90 डेज? अरे 90वें दिन, वे दिन, ऐसा थोड़ी 90 टीके लगा देगा।
पागल, लगा मत देना तू कभी ऐसे। सर इसका ट्रीटमेंट कहा ना, वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। सिर्फ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। बुखार आ रहा है तो मेलोक्सिकम पैरासीटामोल दे दो, निमोसलाइड पेरा दे दो। घाव हो रहे हैं तो घाव को भरने के लिए एंटीबायोटिक लगा दो। मैगेट वुंड हो गए तो आयरमेक्टिन लगा दो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि वायरस के खिलाफ कोई भी बीमारी काम नहीं करेगी। रेब्डो वायरस के स्ट्रेन की अगर बात करते हैं तो इसके भी दो स्ट्रेन है। एक तो है फिक्स्ड स्ट्रेन, एक है स्ट्रेट स्ट्रेन। फिक्स्ड स्ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ये लार में नहीं पाया जाता, और इसके अंदर नेगरी बॉडीज भी नहीं बनती, एब्सेंट रहेंगी। स्ट्री फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये लार में भी रहेगा, और इसके अंदर क्या भी पाई जाएंगी, नेगरी बॉडीज पाई जाएंगी। लिख लेना यहीं पे नीचे। क्या कह रहे हो? बोल बोल, इधर बोल। कौन से स्ट्रेन में पाई जाती है, कौन से में नहीं पाई जाती, इससे हमारे को कोई भी मतलब नहीं है, है ना। शिवालय के पेपर में कभी कभी दे देते हैं। लिख लिया। इस वायरस की दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक तो फिक्स्ड स्ट्रेन होता है जो लार में नहीं पाया जाता, और इस स्ट्रेन के कारण नेगरी बॉडीज का निर्माण भी नहीं होता। ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रेन लार में पाया जाता है, और अगर ये किसी पशु के अंदर होता है तो उसके अंदर नेगरी बॉडीज पाई जाएगी हिप्पोकैम्पस के अंदर। मर जाऊं मैं फिर फिर कल क्लास लेनी है ना। गला दर्द कर रहा है यार, अब ऐसे जुकाम से लगने वाली है जैसे। हो गया तो आएंगे क्या? बुला लो यार, बुला लो, गला दर्द। लिख लिया।
लाइसा एनाटोमी में कहां पे पढ़ा था? किसकी? यहां पर भी लाइसा। किसके अंदर? डॉग में। डम फॉर्म को ही पैरालाइटिक फॉर्म कहते हैं, और दूसरे को लिखना फ्यूरियस फॉर्म। अब लिखोगे डायग्नोसिस नेगरी बॉडीज के द्वारा और एक एफएटी। फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक, इसका उपयोग करते हैं रेबीज के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए। गुरजीत तबीयत से खराब लग रही, वरना तो ले ही लेता आधा घंटा था। खिया बाद में तो मना कराएंगे उन्होंने, गला में दर्द हो रहा था। क्लास लगानी है। जो कल टेस्ट देने नहीं है वो खड़े हो जाओ पहले तो। जो कल टेस्ट देने के लिए नहीं आए वो खड़े हो जाओ। बंद कर दी क्लास को, कर दो बंद।